हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आके शर्मा व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक, कक्षा 11वीं क्लास, डेट 17/10/2020। देखिए, इससे पहले मैंने आपको करवाया था कि अवधि के आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया है कि साझा की अवधि के आधार पर वर्गीकरण कौन कौन से है, उसके बारे में चर्चा मैंने आपको 15 तारीख में की थी। ऐच्छिक साझेदारी और विशिष्ट साझेदारी। और दूसरी जो साझेदारी के बारे में बात की थी वो की थी डेटा के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, सामान्य साझेदारी। और एक जो साझेदारी जो बताएगी, ये जो आज आपको करवाएंगे, सीमित साझेदारी। तो सीमित साझेदारी के बारे में अपन जो है इस लेसन में पढ़ेंगे कि सीमित साझेदारी किसे कहते हैं, क्या है सीमित साझेदारी, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सीमित साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का होना बहुत असीमित होता है तथा शेष साझेदारों का सीमित। ऐसी साझेदारी सीमित दायित्व वाली साझेदारी की मृत्यु या पागलपन या दिवालिया होने से समाप्त नहीं होता। सीमित दायित्व वाले साझेदारी प्रबंध में भाग नहीं ले सकती तथा उसके कार्य में न तो फर्म और न दूसरे साझेदार आबद्ध होते हैं। ऐसी साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य होता है। इस प्रकार की साझेदारी की पहले भारत में अनुमति नहीं थी। वो सीमित दायित्व वाले साझेदारी की अनुमति 1951 में नवीन लघु उद्योग नीति लागू करने के पश्चात इसकी जो है स्थापना की गई या लागू किया गया। यह एक कदम छोटे पैमाने के उद्योग जो है उद्यमियों के मित्र और संबंधियों से समता पूंजी प्राप्त करने के लिए उठाया गया एक कदम है, क्योंकि अन्यथा ये लोग साझेदारी फर्म में असीमित दायित्व की धारा के कारण सहायता करने से पीछे हटते थे। इसलिए इस साझेदारी का निर्माण किया गया। अब देखिए, इसमें जो बताया गया, साझेदारी उन लोगों का ऐच्छिक संगठन है जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं और साझेदारी बनाने के लिए सभी शर्तें और साझेदारी के संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में स्पष्ट समझौता आवश्यक होता है, ताकि बाद में साझेदारी में किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं हो। यह समझौता मौखिक अथवा लिखित हो सकता है। लिखित समझौता का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अच्छा ये है रहता है कि समझौता लिखित ही हो, क्योंकि ये निर्धारित शर्तों का प्रमाण है। और लिखित समझौते जो हैं साझेदारी को शासित करने के शर्तें और परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं। तो साझेदारी संलेख कहलाती है। इसी साझेदारी संलेख के बारे में इसको जाना जाता है। साझेदारी संलेख में निम्नलिखित पहलू का होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, साझेदारी संलेख में निम्नलिखित पहलू का होना बहुत आवश्यक है। जो वो देखिए कौन कौन सी पहले होना ज़रूरी है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, साझेदारी के तुलना के संलेख के बारे में जो बताया गया है, कि जो मैंने आपको बताया है, तो इस साझेदारी को शामिल करने के लिए शर्तें और परिस्थितियों का उल्लेख करता है और साझेदारी के संलेख साझेदारी के नाम से जाना जाता है। और इसलिए देखिए, निम्न पहलू शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले कि क्या होना चाहिए साझेदारी में, कि अगर कोई साझेदारी या पार्टनर जो कार्य करना चाहता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें चीज़ें बताइए कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले फर्म का नाम होना चाहिए, व्यवसाय की प्रगति और स्थान जहाँ पर वह स्थापित किया जा रहा है उसका नाम होना चाहिए। और तीसरा है व्यवसाय की अवधि कितनी है, उसके बारे में भी टिप्पणी होनी चाहिए। चौथा है प्रत्येक साझेदार द्वारा किया गया निवेश कितना किया जाएगा, हानि लाभ का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, साझेदार के कर्तव्य और दायित्व कैसे होंगे, साझेदारों का वेतन और आहरण कैसा होगा, साझेदार के परिवेश अवकाश ग्रहण और हटाए जाने से संबंधित शर्तें कौन कौन सी होंगी, पूंजी और आहरण पर ब्याज कैसा होगा और फर्म के समापन की प्रक्रिया कैसे होगी, खातों को तैयार करना, उसका अनुरीक्षण करना और विवादों के समाधान की पद्धति अपनाना। इस प्रकार के कार्य जो है इसमें किए जाते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने आपको बताना जा रहा था मैं कि साझेदारी के प्रकारों की तुलनात्मक जो है तरीका इसमें अपनाया गया है। पूंजी का योगदान, प्रबंध और हानि लाभ में हिस्सा, और एक है देनदारी। सक्रिय साझेदार में पूंजी लगाता है। सक्रिय साझेदार में ये होता है कि पूंजी लगाता है, प्रबंध में भागीदारी होती है, हानि लाभ में भागीदार होता है और देनदारी होती है, असीमित दायित्व होता है। सुप्त और निष्क्रिय साझेदार में क्या होता है, पूंजी लगाता है, प्रबंध में भाग नहीं लेता, हानि लाभ में भी बंटवारा होता है, असीमित दायित्व पाया जाता है।
गुप्त साझेदारी में पूंजी लगाता है, संबंध में भाग लेता है और गुप्त रूप से रहता है, आदि लाभ बांटता है, ऐसे में दायित्व होते हैं। नाम का साझेदार में पूंजी नहीं लगाता है, प्रबंध में भाग नहीं लेता है, साधारणतः लाभ हानि में भागीदार नहीं होता, ऐसे में दायित्व पाए जाते हैं। विबंधन साझेदारी पूंजी नहीं लगाता है, प्रबंध में भाग नहीं लेता है, लाभ हानि में भागीदार नहीं होता है, ऐसे में दायित्व होते हैं। तो प्रतिनिधि साझेदार पूंजी नहीं लगाता है, प्रबंध में भाग नहीं लेता है, हानि लाभ भागीदारी में नहीं होता है, ऐसे में दायित्व इसके पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें तीनों में जो है तुलना की गई है। पंजीकरण करने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए पंजीकरण भी होना चाहिए। साझेदार फर्म के पंजीकरण का अर्थ होता है फर्म के पंजीकरण अधिकारियों के पास होने वाले फर्म के रजिस्टर में फर्म का नाम या संबंधित विवरण को प्रविष्ट करना। यह फर्म की उपस्थिति का पक्का परिणाम माना जाता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। फर्म को पंजीकरण करवाना ऐच्छिक होता है, परंतु जिस फर्म को पंजीकरण नहीं हुआ है वह कई लाभों से वंचित रह जाते हैं। फर्म का पंजीकरण नहीं करने के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। एक अपंजीकरण फर्म का साझेदार अपने फर्म या अन्य साझेदारों को विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं कर सकता। दूसरा, फर्म अन्य पक्षों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकती। तीसरा जो है, फर्म साझेदारों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकती। अतः हम कह सकते हैं फर्म का पंजीकरण यदि अनिवार्य नहीं है फिर भी पंजीकृत करवाना बहुत आवश्यक है। तो देखिए नाबालिग साझेदार में क्या इसमें दिया गया है, नाबालिग साझेदार में इसमें क्या दिया गया है वो देखिए। साझेदारी दो लोगों के बीच में कानूनी अनुबंध पर जो है आधारित होती है, जो उसके द्वारा संचालित व्यापार के लाभ हानि को बांटने का समझौता होता है करते हैं। क्योंकि एक नाबालिग किसी के साथ अनुबंध नहीं कर सकता, इसलिए वह किसी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता। फिर भी किसी नाबालिग को अब सभी अन्य साझेदारों की सहमति से फर्म के लक्ष्य में भागीदार बनाया जा सकता है। ऐसे में उसका दायित्व फर्म के लगाई गई उसकी पूंजी का सीमित होगा, वह फर्म के प्रबंधन में भाग नहीं ले सकेगा। अतः एक नाबालिग के केवल लाभ में भागीदार होना तक वह हानि को वहन नहीं करेगा। हाँ, यदि वह चाहे तो फर्म के खाते को देख सकता है। नाबालिग की स्थिति उसके बालिग हो जाने पर बदल जाती है। वास्तव में बालिग के हो जाने पर नाबालिग को यह निर्णय लेना होगा कि वह अन्य फर्म में साझेदार बने रहना चाहता है। 6 माह के अंदर उसे अपने निर्णय का सार्वजनिक नोटिस देना होगा। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहता तो उसे पूर्ण रूप से साझेदारी में माना जाएगा और अन्य साझेदारियों के समान ही फर्म की लेनदारी के लिए उसका दायित्व को सीमित किया जा सकता है। तो देखिए आज के लेसन में आज के जो 2 पेज मैंने आपको पढ़ाए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट जो पेज हैं उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से आपको समझा दिया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके सामने आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए साझेदारी में निम्नलिखित जो है पहलू शामिल होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। फर्म का नाम होना ज़रूरी है, स्थान होना ज़रूरी है, व्यवसाय की अवधि कितनी होनी चाहिए वो भी ज़रूरी है, कौन कौन सी साझेदार जो है साझेदार द्वारा किया गया जो है निवेश वो है, लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा, साझेदार के कर्तव्य और दायित्व क्या होंगे, साझेदार का वेतन और आहरण क्या होगा, और साझेदार की परिवेश अवकाश ग्रहण और ठहर जाने के संबंधी शर्तें कौन कौन सी होगी, पूंजी और आहरण पर ब्याज कैसा होगा, और फर्म के समापन की प्रक्रिया कैसी होगी, खातों को तैयार करना, उसका अंकेक्षण और विवादों के समाधान की पद्धति किस प्रकार होगी। इस प्रकार के जो है सारे कार्य होने चाहिए साझेदारी के अंदर, जब भी कह सकते हैं कि साझेदारी आप में शामिल है। इसलिए पंजीकरण करवाना चाहिए, और पंजीकरण नहीं करवाएंगे तो ये भी आपको बता दिया गया है कि पंजीकरण नहीं करवाएंगे तो इसमें क्या होगा कि साझेदार है वो कभी भी मुकदमा दायर नहीं कर सकता। दूसरा है कि अन्य पक्षों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और तीसरा है कि फर्म साझेदारी के विरुद्ध मुकदमा चला सकती है। अगर फर्म चाहे तो मुकदमा जो है साझेदारी के विरुद्ध चलाई जा सकती है। इसलिए पंजीकरण करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सेफ्टी रह सकें और किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। तो इस प्रकार जो है आज की जो नाबालिग साझेदार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सहमति से अन्य जो साझेदारी है उसके सहमति से ये कार्य किया जा सकता है। देखिए आपको मैंने जो है साझेदारी के प्रकार, साझेदारी और साझेदारी संलेख क्या है इसके बारे में बता दिया है, और साझेदारी के प्रकार का तुलनात्मक विश्लेषण भी जो है आपके सामने मैंने किया है।
तो आज की क्लास में आपको जो है इतना ही पढ़ाया जाएगा। आगे की क्लास में जो है आगे और कुछ बताया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।